जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आप सभी का एग्जाम हुआ चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे सरप्राइजेस है। हाँ दोस्तों, बहुत सारी अच्छी खबरें और बहुत सारी आपको अच्छी ना लगने वाली खबरें यानी कि बुरी खबरें भी इसके अंदर है, क्योंकि एसएससी ने इस बार पुराने एस्पिरेंट्स और नए एस्पिरेंट्स को एकदम एक ही बिल्कुल पलड़े पे लाके खड़ा कर दिया। दोनों को एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। जो बच्चे कई सालों से 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी सीजीएल की, उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आपको पता लगेगा कि किस किस तरीके से एसएससी ने आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में किस तरह के चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पोस्ट कितनी है? हाँ दोस्तों, टेंटेटिव पोस्ट दे रखी है 20,000 पोस्ट है, यानी कि 20,000 से ऊपर ही पोस्ट होगी। तो ये मान के चलिए 20-22 हज़ार के आसपास आपके पोस्ट होने वाली है। तो पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि भैया इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इससे पहले इन्होंने सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो 10 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन उसे दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया और उसे क्या बोल दिया कि 17 तारीख को हम दोबारा से 17 को हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और उस नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल बवाल मचा दिया। एसएससी वालों ने बिल्कुल बवाल मचा दिया। स्टूडेंट की जिंदगी में परमाणु बम गिरा दिया है। हाँ दोस्तों, स्टूडेंट की जिंदगी में परमाणु बम गिरा दिया है। तो ये क्या है सारा मामला, तो एक बार आगे इस पे पूरा डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये क्या कर दिया है एसएससी ने भाई बहुत कुछ कर दिया है। लोगों की सोच से परे, सबकी सोच से परे इन्होंने अब की बार जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सिलेबस में और पैटर्न में चेंजेस किए हैं, वो एकदम धमाकेदार है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें जो एग्ज़ाम डेट है वो कब कब की, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो आप जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं वो 17 तारीख को सबमिट कर सकते हैं, 17/9 से, यानी कि आज से ये फॉर्म सबमिट करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और कब तक कर सकते हैं? 10 तारीख तक आप इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यानी कि 8 तारीख से लेकर 17 सितंबर से लेकर आप अक्टूबर की 8 तारीख तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी इसमें जो रिसिप्ट और चालान की जो जमा कराने की जो डेट है वो 8 तारीख की दे रखी है, यानी कि फाइनली जो आपकी लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। 8 तारीख तक आप क्या कर लीजिए, 8 तारीख तक आप अपना फॉर्म सबमिट करा लीजिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट डेट ऑफ तो देखिए लास्ट डेट ऑफ चालान, ठीक है, वर्किंग आवर्स बैंक। तो अगर आप चालान को लास्ट डेट जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। मतलब बेसिकली आप 8 तारीख से पहले आप अपना क्या कर सकते हैं, 8 अक्टूबर से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करा लीजिए, है ना, फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 20,000 पोस्ट है। तो कोई चूकना नहीं चाहिए फॉर्म को भरने से, क्योंकि अभी से ही फॉर्म भर दो, 2-3 दिन में आप इसे एनालिसिस कर लो और फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हर साल जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों, 2013 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली थी, तकरीबन 12-13 हज़ार के आसपास कुछ ऐसी वैकेंसीज निकली थी जो कि सबसे ज़्यादा थी, जो कि उस टाइम की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज में मानी जाती थी। अप्रोक्स 15,000 हम मान सकते हैं। उसके बाद 14 गई, 15 गई, 16 गई, 17 गई, 18 गई, 19 गई, 20 गई, 21 गई। बेटा 8 साल निकल चुके हैं, ऐसी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। चुनावी दौर है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों आप लोगों को उठाना है। बेटा आप लोगों को उठाना है। तो फॉर्म सबसे पहले ये है कि फॉर्म को बहुत अच्छे से देख के भर लेना। फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म में गलती अगर आपके द्वारा हो गई तो मामला खराब हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि भाई इसका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशंस हैं वो कब तक का है, दिसंबर। तो दिसंबर, ज़्यादा टाइम नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 2 से 2.5 महीने हैं आप लोगों के पास, लगभग 2.5 महीने का टाइम है। और दिसंबर में आपका क्या हो सकता है, एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो एग्जाम की जो डेट है वो क्या दे रखी है, एग्जाम की डेट आपकी कितनी दे रखी है, आपकी दिसंबर दे रखी
रखी है दोस्तों। बिल्कुल आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं थर्ड। अब देखिए कुछ ये पोस्टें दे रखी हैं कि किस किस तरीके की पोस्ट हैं, अलग अलग लेवल में पोस्ट दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पोस्ट है, देखो 35 टाइप की यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वो लेवल के हिसाब से इनमें डिसाइड की गई है। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री की जॉब है, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, इसका जो पेमेंट है, पे लिस्ट है वो लेवल 8 के अंदर आता है और लगभग 47,000 से लेके इसकी 1,00,000 तक की इनकम रहती है। तो दोस्तों इनकम बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इन टोटल की टोटल किसी भी वैकेंसी की बात करो, इसमें जितनी भी आपको लास्ट की जो सबसे लोअर जो पोस्ट रहती है वो यूडीसी की रहती है इसके अंदर, है ना। यूडीसी की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा रहती है इसके अंदर, है ना। तो ये सी ग्रुप के अंदर आती है। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से 27 साल तक होनी चाहिए। बेटा इसका सबसे कम पे लेवल होता है लगभग 25,000 से लेके 81,000 तक। तो इसमें भी ले दे के आपकी लोकेशन के हिसाब से 45,000 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज रहती हैं, है ना। तो सॉरी आपकी सैलरी रहती है इसमें 40-45,000 के आसपास से। तो इस तरीके से देख लीजिए कि ये किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो सबसे बड़ा जो गेम है वैकेंसी का है कि वैकेंसी इसके अंदर कितनी है। दोस्तों वैकेंसी इसके अंदर 20,000 वैकेंसी है। कितनी हज़ार वैकेंसी है ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000। और यही रीज़न है आपका सबसे ज़्यादा खुश होने का, सबसे ज़्यादा राजी होने का यही रीज़न है कि जो वैकेंसी है वो 20,000 की वैकेंसी है। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, पिछले 10 सालों के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी हम बोल सकते हैं। 10 सालों के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी यही है बेटा, 20,000 की वैकेंसी है। तो ध्यान रख लेना, फॉर्म भरने में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत चूकिएगा। फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है 20,000 है, ये आपको बहुत खुश कर देने वाली बात है। लेकिन अब जो परिवर्तन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एग्जामिनेशन पैटर्न की बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें किस किस तरीके चेंजेस हुए। बेटा पहले आपके टायर फर्स्ट होता था, टायर सेकंड होता था, टायर सेकंड होता था और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता था। तो इस बार आपके टायर फर्स्ट होंगे, टायर सेकंड होंगे, यानी प्री होगा, मेंस होगा। जो टायर थर्ड होता था वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होता था। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स इस बार से हटा दिए गए हैं। तो आपका टायर 3 नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स नहीं होंगे। तो इसमें टायर फर्स्ट होगा और टायर सेकंड होगा, 2 होंगे। तो बेटा किस किस तरह से, सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। तो जो प्री है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्री में क्या क्या बातें हैं, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके अंदर, नॉर्मली हम बात करें तो एज लिमिट होनी चाहिए इसके अंदर लगभग आपको 18 साल से 27 साल तक। बहुत सारी जो पोस्टें हैं उनके लिए 18 साल से 27 साल, कुछ पोस्टों के लिए आप लगभग 20 साल से 30 साल भी दिए हुए हैं, ठीक है। और कुछ पोस्टों के लिए आपकी 18 से 30 साल भी दिए हुए हैं, ठीक है। और जबकि जो आपकी जो दे रखी हैं 4 दे रखी है, वो आपको दे रखी है पे लेवल के हिसाब से। और जो लास्ट में दे रखा है आपका, ठीक है, एज लिमिट, वो आपका कितना दे रखा है, 18 से 32 साल तक दे रखा है। 18 से 32 साल तक दे रखा है, 18 से 32 साल तक दे रखा है। तो नॉर्मली देख सकते हैं कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ वैकेंसीज के लिए 27 साल दे रखी है, कुछ वैकेंसीज के लिए 30 साल दे रखी है और कुछ वैकेंसीज के लिए 32 साल दे रखी है। तो आपको जिस फॉर्म को जब फॉर्म सबमिट करें तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ आप एज क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस हैं उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने बताया टायर फर्स्ट। तो टायर फर्स्ट में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किए गए। आपके टायर फर्स्ट जो दिए गए हैं, है ना, उसमें किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं दिए गए हैं, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। टायर फर्स्ट के अंदर आपकी वही 4 चीज़ें आती हैं। देखिए, एक आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है, जनरल इंटेलिजेंस आता है, दूसरा जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है। ये चारों चीज़ आती हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा
और इस तरीके से आपका 1 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो यानी कि प्री में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किए गए। सेम आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो आधे नंबर की है, 0.50 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग की गई है इसके अंदर। लेकिन आगे बात करते हैं सबसे बड़ा बदलाव। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव अब आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा कि जो ये बदलाव है ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। ये जो बदलाव दिया हुआ है ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये आपका टायर सेकंड है, और टायर सेकंड की बात की जाए तो इसके अंदर आपका टायर थर्ड तो हटा ही दिया है ना, टायर थर्ड हटा दिया। दोस्तों ध्यान से देखना, ये ध्यान से आपको समझाया जाएगा कि इसके अंदर देखिए सेक्शन फर्स्ट दे रखा है, सेक्शन सेकंड दे रखा है और सेक्शन थर्ड दे रखा है। 3 सेक्शन से हैं, 3 सेक्शन के अंदर ये पेपर होने वाला है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट का। तो ध्यान देना, ये टाइम, इसमें टाइमिंग की तरह भी काम किया गया। देखो जैसे बैंक का एग्जाम होता था कि हर सेक्शन का क्या किया जाता था, टाइम डिसाइड होता था, उसमें क्वेश्चन डिसाइड होते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है कि एग्जाम और इसमें टाइम के साथ साथ सारी चीजें की गई है। तो देखिए 1 घंटे का पेपर होगा आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएंगी और 30-30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 60 या 21 यानी कि 60 या सॉरी है ना 60 या 180। तो इस तरीके से 180 कितने 180 नंबर का आपका क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात करते दूसरे सेक्शन के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, तो ध्यान से देना। एक तो इंग्लिश से इन्हें बड़ा लगाव, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश को ही दिए हैं। इंग्लिश पे इन्होंने 45 क्वेश्चन दिए हैं और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस। अभी तक आप लोगों को मेंस में सिर्फ क्या करनी पड़ती थी, मैथ्स पढ़नी पड़ती थी और इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, ना रीजनिंग पढ़नी पड़ती थी, ना जीएस पढ़नी पड़ती थी, ना कंप्यूटर पढ़ना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब जो बच्चे सिर्फ मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, जीएस जीके जैसे सब्जेक्ट को छोड़ देते थे, उन लोगों के लिए मुसीबत बेटा इस बार बड़ी है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको आगे भी बताऊंगा कि इसमें जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो भी कवर करनी है। हाँ दोस्तों, सेक्शन वाइज यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी पार करनी है। किस किस तरीके से? पहले सेक्शन 1 घंटे का होगा जिसमें मैथ्स और आपकी रीजनिंग होगी, 180 नंबर का होगा, 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की रीजनिंग। दूसरी की बात कर लेते हैं जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, यानी जीएस वाला पार्ट आएगा कंप्लीटली। और इसके अंदर जीएस के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे और 45 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे आपके इंग्लिश के। तो टोटल हो गए सेकंड सेक्शन के अंदर 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो सेकंड को देखिए, दूसरा सेक्शन ज़्यादा नंबर का है। दूसरा सेक्शन पहले सेक्शन से ज़्यादा नंबर का है। मैथ्स और रीजनिंग से ज़्यादा अब आपको फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश और जीएस पे, जो कि 210 नंबर का है। और तीसरी की बात की जाए तो तीसरा जो सेक्शन इसमें डाला गया है 15 मिनट का है ये सेक्शन, और इसके अंदर आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगा। यानी अब आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। 20 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 60 नंबर का। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें कितने कितने नंबर का क्या क्या हो गया, तो 180 मार्क्स का तो आपका 180 मार्क्स का तो आपका क्या हो गया, ये मैथ्स वाला पार्ट सेक्शन फर्स्ट हो गया, 210 का ये हो गया, और तीसरा हो गया 60 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स होते हैं दोस्तों 450। पहले आपका जो मेंस हुआ करता था वो 400 नंबर का हुआ करता था, क्योंकि 200 नंबर की मैथ्स आती थी जिसमें 100 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते थे, वो 200 नंबर के होते। इस तरीके से मेंस आपका पहले टायर सेकंड पहले आपका 400 नंबर का होता था। इस बार उसको बढ़ा के 450 नंबर कर दिया गया। 450 नंबर का आपका टायर सेकंड होगा। तो ध्यान रख लेना, इस बार मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ के आपकी दाल नहीं गलेगी। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको रीजनिंग भी उसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी जिस तरीके से आप मैथ्स पढ़ रहे हो। और डेफिनेटली जब पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जब 3 नंबर का होगा तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि ध्यान देना, इस बार सिर्फ 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं और टाइम दिया है 1 घंटा। तो
ऑब्वियसली सीधी सी बात यह है कि पहले क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करते थे, टाइम कम था। इस बार 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन करने, इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। तो डेफिनेटली इस बार मैथ्स और रीजनिंग का लेवल पहले से क्या होगा, पहले से बेहतर होगा, अच्छा होगा। और रीजनिंग भी आपकी इस बार टफ आएगी, तो इस बार ध्यान रखना रीजनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करें। बाकी जीके जीएस तो आपके 25 नंबर की दे ही रखिए, कंप्यूटर आपको 20 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से 450 का आपका ये पेपर होगा, और ये किसी धमाके से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा कई सालों से प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए तो सब नया हो गया, क्योंकि अब उसे मेंस में क्या पढ़नी पड़ेगी, जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी। और बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है, प्री के अगले महीने या दूसरे महीने में ही आपका मेंस हो जाता है, तो आपके पास 3-4 महीने ही है। तो यानी कि अब आपको जीके जीएस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें ऐड करना पड़ेगा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को, है ना, इन्फॉर्मेशन ऑफ आपका आईटी वाला पार्ट, यानी कंप्यूटर भी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखना। चलिए तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको बताई, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताई थी। तो ध्यान रखना कि अब मैं आगे बात करता हूं कि आपको प्री निकालने के लिए, अच्छा 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 चीज़ें और आपको बतानी है। नंबर 1 चीज़ कि जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग होगा। पहले ध्यान रख लेना, पहला जो एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, वो क्वालिफाइंग होगा, यानी कि उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। उसको सिर्फ आपको क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। नंबर 1 बात अच्छे से ध्यान में डाल लो कि जो पहला बात ये है कि जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि पहला जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। अब बात करता हूं दूसरी बात, जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा उनमें पर सेक्शन वाइज कट ऑफ निकलेगी, और वो जो कट ऑफ बताई गई है वो जर्नल वालों के लिए 30% बताई गई है। जर्नल वालों के लिए बेटा 30%, यानी कि आपको हर सेक्शन में, सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन सेकंड में और सेक्शन थर्ड में, प्री के मेंस के तीनों सेक्शंस के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग में जो आपको 180 नंबर का पेपर होगा उसमें कम से कम आपको 30% तो लाने ही पड़ेंगे। अगर मान लो कि जैसे आप बोलते हो कि सर मैथ्स और रीजनिंग से ही हम लोग आगे सिलेक्शन ले लेंगे, तो बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही फेज में आपको 30% कम से कम लाना पड़ेगा। तीनों ही सेक्शन में आपको कम से कम कितना लाना पड़ेगा, 30% लाना पड़ेगा। ध्यान रख लेना। ये तो हो गई जनरल की बात। अगर हम लोग बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की, तो उसके लिए परसेंटेज 25% बैठ जाएगा, उनके लिए 25% तक जाएगा। उसके लिए कितना जाएगा, 25% जाएगा। और थर्ड जो एसटी एससी वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो जाएगा वो 20% तक जाएगा। वो कितना जाएगा, 20% तक जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो क्वालिफाइंग है, आपको कम से कम 30% तो लाना ही पड़ेगा प्री के सारे एग्जाम निकालने के लिए। मेन कट ऑफ तो निकलेगी, लेकिन अगर आपके किसी भी सेक्शन में 30% मार्क्स से कम मार्क्स हैं, तो समझ लीजिएगा आगे आपके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपको एसएससी के बारे में मैंने बताया। तो ध्यान से आगे से अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। मैथ्स और रीजनिंग के साथ आप जीके जीएस और कंप्यूटर पे भी क्या करना स्टार्ट कर दीजिए, फोकस करने लग जाइए। अच्छी बात किस लिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात ये है क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं और वो जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए अब ये प्लेटफॉर्म एक जैसा ही हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अगर मैथ्स और बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, एसएससी मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो रीजनिंग का वेटेज कम कर देते हैं और जीके जीएस का जो वेटेज है वो कम कर देते हैं। लेकिन अब उन्हें उसी तरीके से शुरू से ही वो सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अभी के लिए आप मुझे अलविदा दीजिए। अलविदा कहता हूँ मैं अभी आपसे, और अभी के लिए जय हिंद।